Good morning students, once again with the lesson number 6, the making of scientists, from your book Footprints Without Feet, in which Richard Albright, the very eager, very hardworking person who later became a renowned scientist due to his hard work, by the dint of hard work he achieved many goals in his life. The highest awards were given to him when he got success in life, and it was all he received by the dint of hard work. So let's read some more about him. Then in 7th grade he got a hint of what real science is when he entered the country science fair and lost. रिचर्ड एब्राइट काफ़ी इंटेलिजेंट था, ब्रिलियंट था, जीनियस था, लेकिन वो कहता है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी देन इन 7th ग्रेड, जब 7th कक्षा में हुआ, क्लास में हुआ, तो ही गॉट अ हिंट ऑफ व्हाट रियल साइंस इज, वास्तविक साइंस, विज्ञान क्या होता है, तब उसको पता चला व्हेन ही एंटर्ड ए काउंटी साइंस फेयर, जब वो एक साइंस फेयर में उसने पार्टिसिपेट किया एंड लॉस्ट, और उसको कुछ भी नहीं मिला. इट वॉज रियली अ सैड फीलिंग टू सिट देयर and get anything while everybody else had won something. कहता बड़ा पीड़ादायक होती है स्थिति, बड़ा पेनफुल होता है कि आप किसी इवेंट में पार्टिसिपेट करो एंड गॉट नथिंग, आप कुछ भी ना मिले, while everybody else had won something, लेकिन बाकी सभी ने कुछ ना कुछ जीता था. तो ये जो सर्कमस्टांसेस होते हैं, सिचुएशन काफ़ी पेनफुल होती हैं. एब्राइट ने ऐसा कहा, his entry was slide of frog tissues which he showed under a microscope. उसने सूक्ष्मदर्शी यंत्र से की स्लाइड से जो फ्रॉग के टिश्यूज हैं उनके ऊपर जो अपना जो प्रोजेक्ट दिखाया था. he realized the winners had tried to do the real experiment. उसने ये चीज़ महसूस की कि उसके जो इसके विनर्स थे जो कंपटीशन के, उन्होंने रियल एक्सपेरिमेंट करके दिखाए थे. नॉट सिंपली मेक ए नीट डिस्प्ले, खाली एक साफ सुथरी डिस्प्ले नहीं की, बल्कि उन्होंने वास्तविक प्रयोग करके भी दिखाए थे. ऑलरेडी द कॉम्पिटिटिव स्पिरिट दैट ड्राइव्स रिचर्ड्स एब्राइट वॉज अपीयरिंग. एक बार फिर से उसमें जो कॉम्पिटिटिव जो स्पिरिट थी, लड़ने की ताकत, मुकाबले करने की ताकत फिर से उसमें, क्योंकि वो एक बार हार गया था, ही वॉन नथिंग इन द कॉम्पिटिशन, ही बिकेम वेरी सैड एंड वंस अगेन द कॉम्पिटिटिव स्पिरिट derives in him and appearing once again. I knew that for the next fairs, I knew, कहता मुझे पता था कि नेक्स्ट फेयर, अगला भी कंपटीशन होना है, I would have to do the real experiment, मुझे वास्तविक एक्सपेरिमेंट प्रयोग करके दिखाने होंगे. He said, उसने कहा, the subject I knew most about was the insect work I had been doing इन द पास्ट सेवरल ईयर्स. वो कहता है कि जो सबसे ज़्यादा मुझे इंसेक्ट्स के बारे में नॉलेज थी, जो कि मैं काफ़ी समय से उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट यानी कलेक्ट कर रहा था कई वर्षों से. सो आई रोट टू डॉक्टर आर्कहार्ट फॉर द आइडियाज़. फिर मैंने डॉक्टर जो टोरंटो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे उनको लिखा, आर्कहार्ट को कुछ विचार मिले, आइडिया मिले, एंड बैक केम स्टिक ऑफ सजेशन फॉर द एक्सपेरिमेंट. और वापस जो मेरे पास रिप्लाई आया वो सजेशन का ढेर आया काफ़ी. Those kept Albright busy all through the high school and led to the prize project in the county and international science fair. और उसने जो सजेशन दी उसके ऊपर जिसने उनसे काम किया, तो वो हाई स्कूल में पूरा थ्रू आउट ईयर ही रिमेन बिजी एंड दैट लेड टू द प्रोजेक्ट विनर. और फिर उसने जो काम किया उस प्रोजेक्ट ने, तो उसको प्रोजेक्ट इन काउंटी एंड इंटरनेशनल साइंस फेयर में उसको प्राइज मिला. फॉर इज 8th ग्रेड प्रोजेक्ट, 8वीं जब कक्षा में हुआ तो जिसको ग्रेड प्रोजेक्ट मिला. एब्राइट ट्राई टू फाइंड द कॉज ऑफ ए वायरल डिजीज दैट किल्स नियरली ऑल मोनार्क कैटरपिलर्स एवरी फ्यू ईयर्स. फॉर इज 8th ग्रेड प्रोजेक्ट के लिए उसने सोचा कि एब्राइट ट्राई टू फाइंड, उसने ढूंढने की कोशिश की, फाइंड करने की, द काज ऑफ वायरल डिजीज, के वायरल डिजीज का कारण क्या होता है, दैट किल्स नियरली ऑल मोनार्क्स कैटरपिलर,
जो मोनार्क के कैटरपिलर होते हैं उसको हर वर्ष वो मार देते हैं, ऐसा क्या वायरल डिजीज है, उसको फाइंड करने की उसने एक्सपेरिमेंट किया। एब्राइट थॉट दैट डिजीज माइट बी कैरिड बाय द बीटल। अब रिचर्ड एब्राइट ने सोचा कि ये बीमारी गुब्रेल जो बर्ड्स होता है उसके द्वारा लेके आई जाती है। ही ट्राइड रेजिंग कैटरपिलर्स इन द प्रेजेंस ऑफ बीटल। उसने बीटल के प्रेजेंस में उसका विकास करने की उसने कोशिश की। आई डिडंट गेट एनी रियल रिजल्ट। कहता मुझे कोई वास्तविक परिणाम नहीं मिला। ही सेड बट आई वेंट अहेड एंड शोड दैट आई हैड ट्राइड द एक्सपेरिमेंट। लेकिन मैं आगे बढ़ा और मैंने एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की। दिस टाइम आई वॉन। और कहता इस बार मैं जीता। The next year his science fair project was testing the theory that वाइसराय बटरफ्लाई कॉपी मोनार्क। और अगली जो नेक्स्ट ईयर का जो साइंस फेयर प्रोजेक्ट था उसमें मुझे परीक्षण करना था द थ्योरी, उस सिद्धांत का, दैट वाइसराय बटरफ्लाई कॉपी मोनार्क। वाइसराय जो बटरफ्लाई होते हैं तितलियां, मोनार्क तितलियों की कॉपी करते हैं। द थ्योरी वॉज दैट वाइसराय लुक लाइक मोनार्क बिकॉज मोनार्क्स डोंट टेस्ट गुड टू बर्ड। अब थ्योरी क्या थी, सिद्धांत क्या था, वॉज दैट वाइसराय लुक लाइक मोनार्क। वाइसराय जो है, वाइसरॉय जो बटरफ्लाई वो मोनार्क जैसे दिखते हैं। बिकॉज मोनार्क डोंट टेस्ट गुड टू द बर्ड। और मोनार्क हैं जिनको पक्षी खाते हैं उनका टेस्ट अच्छा नहीं होता, टेस्टलेस होते हैं वो। वाइसराय ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ जो वाइसराय हैं डू टेस्ट गुड टू बर्ड। वो जब बर्ड खाते हैं तो उनको टेस्टी लगती हैं। सो द मोर दे लुक लाइक मोनार्क्स द लेस लाइकली दे आर टू बिकम बर्ड्स डिनर। मतलब अगर वो ज़्यादा मोनार्क जैसे दिखेंगे वाइसराय बटरफ्लाई तो उनके लिए लाइफ का जो रिस्क है कम हो जाएगा, वो डिनर नहीं बनेंगे किसका, बर्ड्स का। एब्राइट्स प्रोजेक्ट वॉज टू सी वेदर इन फैक्ट बर्ड्स वुड ईट मोनार्क। और एब्राइट्स का प्रोजेक्ट ये था, ये देखना था कि क्या वास्तव में बर्ड वुड ईट मोनार्क, क्या बर्ड्स जो होते हैं मोनार्क को खाते हैं। He found that starling would not eat ordinary bird food. Starling जो birds होते हैं, मैना पक्षी, वो साधारण जो birds होते हैं उसको नहीं खाते। It would eat all monarchs it could get. ये monarchs तितलियों खाते हैं जितने वो पाले। Ebrard said later research by other people showed that Viceroy probably do copy of the monarch. बाकी रिसर्च से ये सिद्ध हुआ, दिखाया कि वाइसराय जो शायद डू कॉपी द मोनार्क की कॉपी करते हैं। दिस प्रोजेक्ट वॉज प्लेस्ड फर्स्ट इन द जूलॉजी डिवीजन। और ये इस प्रोजेक्ट ने जूलॉजी डिवीजन में तो पहली पोजीशन पाई एंड थर्ड ओवरऑल इन द कंट्री साइंस फेयर। कंट्री साइंस में ओवरऑल थर्ड पोजीशन हासिल की। इन हिज सेकेंड ईयर इन हाई स्कूल Richard Ebright began the research that led to his discovery of an unknown insect hormone. अब सेकेंड ईयर हाई स्कूल में जब हुआ वो, तो रिचर्ड एब्राइट ने बिगिन रिसर्च शुरू की, खोज करने, that led to the discovery of, जिसने उसका नेतृत्व किया, किसने, किस चीज़ को खोजने का, an unknown insect hormone, एक unknown secret जो हार्मोन्स था उसके बारे में, जो अननोन था, पता नहीं था लोगों को, उसके बारे में उसने रिसर्च की इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष रूप से। इट ऑल्सो लेड टू हिज न्यू थ्योरी ऑन द लाइफ ऑफ सेल। इसने इनडायरेक्ट रूप में इस थ्योरी को भी की तरफ भी ले गए जिसमें थ्योरी ऑफ द ऑन द लाइफ ऑफ सेल, सेल का जीवन चक्कर के बारे में उसने इनडायरेक्टली उसको पता चल गया। द क्वेश्चन ही ट्राई टू आंसर वॉज सिंपल। उस जिसको क्वेश्चन का जो आंसर था बड़ा सिंपल ही था। What is the purpose of 12 tiny gold spots on the monarch pupa? मोनार्क जो बटरफ्लाई तो उनके प्यूपा के ऊपर 12 शाइनिंग स्पॉट होते हैं, उनका क्या रीज़न था, ये फाइंड करने की कोशिश की, क्या पर्पस, क्या उद्देश्य था। Everyone assumed the sport were just ornamental. सभी लोगों ने ये सोचा कि ये ornamental यानी कि सजावट का सामान है, इसलिए। Ebright said, but डॉक्टर आर्कहार्ट डिडंट बिलीव इट। लेकिन डॉक्टर आर्कहार्ट ने इस पर विश्वास नहीं किया। टू फाइंड द आंसर एब्राइट एंड अनदर एक्सीलेंट साइंस स्टूडेंट फर्स्ट हैड टू बिल्ड ए डिवाइस दैट शोड दैट द स्पोर्ट्स वर प्रोड्यूसिंग द हार्मोन्स नेसेसरी फॉर द बटरफ्लाइज फुल डेवलपमेंट। बाकी उन्होंने रिसर्च करके ये पता लगाया कि जो स्पोर्ट्स हैं
गोल्डन स्पॉट हैं जो मोनार्क के ऊपर, ये इसके फुल डेवलपमेंट के जरूरी होते हैं, ना कि इसके ऑर्नामेंटल के लिए, सजावट के लिए। दिस प्रोजेक्ट वॉन अ ब्राइट फर्स्ट प्लेस इन द काउंटी फेयर, और उसके प्रोजेक्ट ने काउंटी फेयर में फर्स्ट प्राइज जीता। एंड एंट्री इनटू द इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर, और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर साइंस और इंजीनियरिंग फेयर था उसमें उसके एंट्री करवा दी। देयर ही वन थर्ड प्लेस फॉर जूलॉजी, वहाँ पे उसने जूलॉजी के लिए, जीव विज्ञान के लिए तीसरी पोजीशन हासिल की। ही ऑल्सो गॉट ए चांस टू वर्क ड्यूरिंग द समर एट द एंटोमोलॉजी लेबोरेटरी ऑफ द वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च। फिर उसने उसी साल ही ऑल्सो गॉट ए चांस टू वर्क, उसको मौका मिला ड्यूरिंग द समर, ग्रीष्म काल में, एंटोमोलॉजी लेबोरेटरी में, जो कि वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट रिसर्च में उसको एंटोमोलॉजी के ऊपर जो कीट वगैरह हैं उनके ऊपर रिसर्च करने का उसको वहाँ पे अवसर मिला। एट ए हाई स्कूल जूनियर में जब वो था, रिचर्ड एब्राइट कंटिन्यूड हिज एडवांस एक्सपेरिमेंट ऑन मोनार्क प्यूपा, उसने अपनी एडवांस जो रिसर्च थी मोनार्क प्यूपा के ऊपर उसने जारी रखी। दैट ईयर हिज प्रोजेक्ट वॉन फर्स्ट प्लेस इन द इंटरनेशनल साइंस फेयर, इस बार इंटरनेशनल साइंस फेयर में उसने पहला स्थान प्राप्त किया। एंड गिव हिम अनदर चांस टू वर्क इन द आर्मी लेबोरेटरी ड्यूरिंग समर, फिर आर्मी की लेबोरेटरी है, समर सीजन में उसको वहाँ पे काम करने का अवसर मिला। इन हिज सीनियर ईयर ही वेंट ए स्टेप फर्दर, अब सीनियर वर्षों में उसने और एक कदम आगे बढ़ा। ही ग्रू shell from the monarch's wing in culture and show that the cell would divide and develop into normal butterfly wing scale only if they were fed the hormone from the gold spot। अब अपने सीनियर वर्षों में वो एक कदम और आगे निकला और उसने कल्चर में मोनार्क के पंख से ली गई कोशिकाओं को उगाया और दिखाया कि कोशिकाएं विभाजित होती हैं, डिवाइड होती हैं और सामान्य तितली बटरफ्लाई के पंखों के स्केल में विकसित होती हैं अगर उनको सुनहरे धब्बों से, जो कि स्पॉट थे, गोल्डन स्पॉट थे, उनसे हार्मोन दे दिया जाए तो वो डेवलप होंगे। दैट प्रोजेक्ट वन फर्स्ट प्लेस फॉर द जूलॉजी एट इंटरनेशनल फेयर, जूलॉजी में इंटरनेशनल फेयर में पहली पोजीशन मिली उसको इस प्रोजेक्ट पे। He spent the summer after graduation doing further work at Army Laboratory and at the Laboratory of US Department of Culture। इसके बाद उसको अवसर मिला, इस ग्रेजुएशन के बाद उसने गर्मी की छुट्टियों में, समर वैकेशंस में, आर्मी प्रयोगशाला, आर्मी लेबोरेटरी में और यूएस की कृषि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में काम करने का उसको अवसर मिला। द फॉलोइंग समर, और अगली जो ग्रीष्म था उसमें, आफ्टर दिस फ्रेशमैन ईयर एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एब्राइट वेंट बैक टू द लेबोरेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड डिड मोर वर्क ऑन हार्मोन्स फ्रॉम गोल्ड स्पॉट। और इसके बाद उसने अगली जो गर्मियों में उसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की फ्रेशमैन वर्ष के बाद एब्राइट ने एग्रीकल्चर विभाग की डिपार्टमेंट की जो लेबोरेटरी थे उसमें गया और सुनहरे धब्बों में, जो कि गोल्डन स्पॉट थे, उस धब्बों के जो हार्मोन्स वगैरह थे उन पे काम किया। यूजिंग द लेबोरेटरी सोफिस्टिकेटेड मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट ही वॉज एबल टू आइडेंटिफाई हार्मोन्स केमिकल स्ट्रक्चर। और उसको टेक्नोलॉजिकल से फुल जो लेबोरेटरी मिली उसने ये पाया उसमें कि आइडेंटिफाई किया, पाया, उसने ढूंढा कि हार्मोन्स केमिकल स्ट्रक्चर, हार्मोन जो होता है जो ह्यूमन बॉडी में, तो उसका जो केमिकल रासायनिक जो ढांचा वो कैसा होता है। ए ईयर एंड हाफ लेटर, मतलब 1 से 1.5 साल बाद, ड्यूरिंग हिज जूनियर ईयर एब्राइट गोट द आइडिया फॉर हिज न्यू थ्योरी अबाउट सेल लाइफ। सेल के लाइफ के बारे में उसको एक नया विचार मिला। इट केम वाइल ही वॉज लुकिंग एट एक्सरे फोटोज ऑफ द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ ए हार्मोन। और उसको तब पता चला, जो एक्सरे का फोटो देख रहा था केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ हार्मोन्स में का जो एक्सरे देख रहा था उसमें उसको पता चला। व्हेन ही सा दोज फोटोज एब्राइट डिडंट शाउट यूरेका और इवन आई हैव गॉट। जब उसको ये
इट्स ऑफ दोज फोटोज जब उसने देखे हार्मोन्स के केमिकल स्ट्रक्चर के तो डिडंट शाउट, वो इतना मतलब वैसे तो खुश होगा लेकिन चिल्लाया नहीं। यूरेका होता है आई हैव गॉट, मैंने सब कुछ पा लिया है। बट ही बिलीव दैट अलॉन्ग विद दिस फाइंडिंग अबाउट इंसेक्ट हार्मोन द फोटोज गेव हिम द आंसर टू वन ऑफ द जियोलॉजी पजल। अब उसने बट ही बिलीव दैट, विश्वास करता था क्या, अलॉन्ग विद द फाइंडिंग, उस जो उसने खोज की थी उसके साथ अबाउट इंसेक्ट्स हार्मोन, इंसेक्ट्स के हार्मोन्स के ऊपर, द फोटोज गेव हिम द आंसर, उसकी जो फोटो ने आंसर क्या दिया, टू वन ऑफ द बायोलॉजीज पजल, बायोलॉजी की पहेलियों का आंसर दिया। वो क्या था, हाउ द सेल कैन रीड, सेल को रीड द ब्लूप्रिंट ऑफ इट्स डीएनए, जो सेल होती हैं डीएनए का ब्लूप्रिंट कैसे पढ़ते हैं, ये उसने फाइंडिंग की। डीएनए इज द सब्सटेंस, ये एक एलिमेंट होता है, तत्व होता है, इन द न्यूक्लियस ऑफ सेल, सेल के नाभि में अंदर, दैट कंट्रोल्स हेरिडिटरी, जो वंशानुक्रम, वंश से जो हमें मिलते हैं अपने फोर फादर से जो कुछ हैबिट्स मिलते हैं नेचुरल, जो हम गेन करते हैं, स्टार्ट करते हैं, उसको एक्सपीरियंस करते हैं, वो उसको कैसे कंट्रोल करता है डीएनए, जो कि सेल्स के न्यूक्लियस में होता है। इट डिटरमाइन द फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ द सेल, और ये सेल का फंक्शन भी निश्चित करता है। दिस डीएनए, दस डीएनए इज द ब्लूप्रिंट फॉर लाइफ, और इसलिए डीएनए जो है जीवन का ब्लूप्रिंट होता है। एब्राइट एंड हिज कॉलेज रूममेट जेम्स आर वोंग वर्कड ऑल द नाइट ड्राइंग पिक्चर्स and constructing plastic model of molecules to show how it could happen. Together, they later wrote the paper that explained the theory. एब्राइट और उसके कॉलेज के मित्र ने, सहपाठी ने, जेम्स वोंग ने पूरी रात काम किया और अणुओं के, मॉलिक्यूल्स के जो प्लास्टिक मॉडल बनाते हुए काम किया, और यह प्रदर्शित किया, यह शो किया कि ये कैसे हो सकता है। बाद में दोनों ने मिलकर पेपर लिखा और उसमें अपना जो थ्योरी थी उसको एक्सप्लेन किया। इफ द थ्योरी प्रूव्स करेक्ट, कहता है कि अब थ्योरी अगर करेक्ट होती है तो इट विल बी ए बिग स्टेप टूवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ लाइफ, ये बहुत बड़ा कदम होगा जीवन को समझने का। इट माइट ऑल्सो लीड टू न्यू आइडियाज फॉर प्रिवेंटिंग सम टाइप ऑफ कैंसर, और इट माइट ऑल्सो लीड, ये हमें आगे नेतृत्व करेगा, हमें आगे ले जाएगा, नए विचार देगा, न्यू आइडियाज फॉर प्रिवेंटिंग, रोकने के लिए, सम टाइप ऑफ कैंसर, कई प्रकार के जो कैंसर होते हैं उनको रोकने के लिए, और अदर डिजीज और अन्य बीमारियां। ऑल ऑफ दिस इज पॉसिबल बिकॉज, ये सभी पॉसिबल हुआ बिकॉज, क्योंकि एब्राइट साइंटिफिक क्यूरियोसिटी, एब्राइट की वैज्ञानिक जो जागरूकता थी, जो मतलब उसकी जो जिज्ञासा थी, उसके कारण ऑल दिस बिकेम पॉसिबल। His high school research into the purpose of the sports on monarch pupa eventually led him to his theory about cell life. His high school research into the purpose of sports on monarch, जो monarch के ऊपर जो sports थे उनके ऊपर जो आगे further researches की उसने, eventually led him, eventually अंततः उसको ले गए किधर, led him to his theory about cell, cell की theory के ऊपर, यानी कि how cells work, and there is DNA in the cells that controls the hereditary activities of human being and the secret of life. Richard Ebright has been interested in science since he first began collecting butterflies. जब उसने बटरफ्लाई को कलेक्ट करना शुरू किया तभी से वो साइंस में इंटरेस्टेड रहा है, बट नॉट सो डीपली दैट ही हैज़न टाइम फॉर अदर इंसेक्ट, लेकिन इतना भी नहीं कि बाकी चीज़ों में के लिए उसको, बाकी जो इंटरेस्ट की चीज़ उसमें उसको टाइम ही ना मिले। एब्राइट ऑल्सो बिकेम ए चैम्पियन डिबेटर बना, एंड पब्लिक स्पीकर मिला, वक्ता मिला, एंड गुड कैनिस्ट होता है वो जो नाव वगैरह चलाते हैं, कैनिस्ट बना, एंड ऑल राउंड आउटडोर पर्सन, और एक बहुमुखी प्रतिभा से आउटडोर जो पर्सन होता है बाहर काम करने वाला वो बना। ही इज ऑल्सो एन एक्सपर्ट फोटोग्राफर, एक एक्सपर्ट फोटोग्राफर बना, पर्टिकुलरली ऑफ नेचर, प्रकृति का, एंड साइंटिफिक एग्जिबिट, और वैज्ञानिक प्रदर्शनी का। इन हाई स्कूल रिचर्ड एब्राइट वॉज स्ट्रेट मीन्स सीधा साधा, सिंपल था, बिकॉज लर्निंग वॉज ईजी, सीखना आसान था। ही टर्न्ड अ लॉट ऑफ हिज एनर्जी
towards the debating and model यूनाइटेड नेशन क्लब। अब जो उसने बाकी जो अपनी एनर्जी थी, he turned a lot of his energy, अपनी एनर्जी को टर्न किया किस तरफ, इन्वेस्ट किया डिबेटिंग की तरफ, वाद विवाद की तरफ, एंड मॉडल यूनाइटेड नेशन क्लब में जो काम मिला उसके तरफ। ही ऑल्सो फाउंड समवन टू एडमायर, रिचर्ड ए वेवर। अब उसको एक अपना पर्सन मिला, रिचर्ड ए वेवर। हिज सोशल स्टडी टीचर, ये सोशल स्टडी का टीचर था उनका, एंड एडवाइजर टू बोथ द क्लब्स, और दोनों जो क्लब होते हैं उनका जो क्लब वगैरह का एडवाइजर, सलाहकार था। मिस्टर वेवर वॉज द परफेक्ट पर्सन फॉर मी दैन, ही ओपन माई माइंड टू न्यू आइडियाज, एब्राइट सेड। एब्राइट ने कहा, रिचर्ड एब्राइट ने, कि वो एक परफेक्ट पूर्ण व्यक्ति था वेवर, और उसने मेरा जो दिमाग था वो साइंस के जो विचार थे उनके लिए खोल दिया था। रिचर्ड वुड ऑलवेज गिव दैट एक्स्ट्रा एफर्ट, मिस्टर वेवर सेड। मिस्टर वेवर ने कहा कि रिचर्ड हमेशा एक्स्ट्रा, अतिरिक्त मेहनत करता था, एडिशनल एफर्ट्स करता था। व्हाट प्लीज्ड मी वाज, जो मुझे खुश करता था वो क्या था, here was this person who put in 3 or 4 hours at night doing debate research beside doing all his research with butterflies and his other interest। अभी मिस्टर वेवर कहता कि एक चीज़ मुझे इसकी पसंद थी, वो क्या थी कि he was this person who put in 3-4 घंटे वो एक्स्ट्रा मेहनत करता था, उसके अलावा जो उसका जो साइंटिफिक रिसर्च होते थे बटरफ्लाइज के ऊपर या बाकी जो अन्य इंटरेस्ट की चीज़ें उनके ऊपर वो करता था रिसर्च, उनसे अलग वो 3-4 घंटे और मेहनत करता था। रिचर्ड वॉज कॉम्पिटिटिव, रिचर्ड बड़ा मतलब मुकाबला, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट थी उसमें। मिस्टर वेवर कंटिन्यूड, उसने जारी रखा मुकाबला करने की ताकत, बट नॉट इन बैड सेंस, लेकिन बुरी सेंस में नहीं। ही एक्सप्लेन्ड, रिचर्ड वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन विनिंग फॉर विनिंग सेक्स और विनिंग्स टू गेट ए प्राइज, मीन्स वो जीतने के लिए नहीं जीतना चाहता था वो, रादर बल्कि ही वॉज विनिंग बिकॉज ही वांटेड टू डू द बेस्ट, वो जीत रहा था क्योंकि वो और ज़्यादा अच्छा करना चाहता था। जीतने के लिए नहीं जीता था, ना प्राइज के लिए, वो इसलिए पार्टिसिपेट करता था कि वो और भी बेहतर कर सके, अच्छा कर सके, बेस्ट जॉब ही कुड, जितना वो कर सकता था। फॉर द राइट रीज़न ही वॉन्ट्स टू बी द बेस्ट, और सही कारण बताएं तो वो सबसे अच्छा व्यक्ति बनना चाहता था। एंड दैट इज़ वन ऑफ द ग्रेडियंट्स इन मेकिंग ऑफ द साइंटिस्ट, और ये एक गुण था जो किसी भी व्यक्ति को वैज्ञानिक बनाने में सहायक होते हैं। स्टार्ट्स विद अ फर्स्ट स्ट्रेट माइंड, एड क्यूरियोसिटी एंड मिक्स इन द विल टू विन फॉर द राइट रीज़न। सबसे पहले तो इंसान का दिमाग अच्छा हो, उसके बाद क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा हो, और फिर उसके बाद उसकी इंसान की स्ट्रॉन्ग विल हो। इस प्रकार से एक वैज्ञानिक बनता है। Ebright has 3 qualities from the time the book The Travels of Monarchs opened the world of science to him. Richard Ebright has never lost his scientific curiosity. रिचर्ड जो एब्राइट था, जो साइंटिस्ट बना बाद में अपने मेहनत के बलबूते, उसमें क्वालिटीज़ थी, काफ़ी क्वालिटी थी, और वो क्वालिटी उसमें द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क्स बुक्स पढ़ने के बाद आई। ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम, साइंस के द्वार उसके लिए खुल गए थे। रिचर्ड एब्राइट हैज़ नेवर लॉस्ट हिज साइंटिफिक क्यूरियोसिटी, उसने अपने अंदर जो विज्ञान की जिज्ञासा थी साइंस पढ़ने की, उसका कभी उसने वो ख़त्म नहीं हुई, वो बढ़ती गई। सो स्टूडेंट, आई होप यू एंजॉयड वेल एंड इट इज़ वेरी इंस्पिरेशनल, इंस्पायर करते ये स्टोरी, इंस्पायर करते टू द स्टूडेंट्स को। एंड इफ़ यू वांट टू बिकम साइंटिस्ट लाइक Richard Ebright, you will have to work, you will have to show determination, you will have to show willpower, and only then you can become scientist like him. So keep practicing, keep learning. Have a great day. May God bless you all.